हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज आपका जो वीडियो है वो बेस्ड है, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। और उसी कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस किस किस तरीके के बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो बच्चों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि उनको जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन या कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो बच्चों, आज अपना जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और उस वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि आपके जो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं कूलम्ब्स लॉ के, वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कूलम्ब्स लॉ, करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स डेट। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है आपका कि आपको गिवन स्टेटमेंट में से वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जो गलत है। किसके बेसिस पे? कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे। कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करता है। तब आपको यहाँ से पहचान के ये बताना है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो इनमें से कौन से स्टेटमेंट पे क्या नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस। कहने का मीनिंग हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाइंड करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है आपका पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या अप्लाई हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहने का मीनिंग हो गया कि किसी एटम में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आप कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका बी ऑप्शन हो गया। अभी और आगे देखते हैं इस सी ऑप्शन में क्या कह रहा है। सी ऑप्शन में कह रहा है बाइंड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपका क्या करता है, एटम्स को बाइंड करके मॉलिक्यूल फॉर्म करने का काम करता है। तो ये भी आप पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है उनका फॉर्मेशन कब होता है, कि जब कोई दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपके पास हो गया बाइंड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड्स। यानी कहने का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास जो सॉलिड्स हैं उनके फॉर्मेशन में आपका जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स रोल प्ले करता है वो भी कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप इस स्टेटमेंट को देखते हुए कह सकते हो कि इनमें गिवन स्टेटमेंट में से केवल आपका जो बी ऑप्शन है वही आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी आपके सारे क्या है, सही हैं। तो आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में आप रीज़न क्या दोगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनको बाइंड करने का काम कौन सा फोर्स करता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स करता है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका बी, और इसका रीज़न हो गया न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चों समझ में आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेरे जो व्हाट्सएप नंबर गिवन हो उसमें आप कमेंट करके क्या कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो अगर किसी तरीके का डाउट हो या कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज इज नोन एज। तो अपन पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेज को गवर्न करने वाला जो फोर्स है वो आपका कौन सा होता है, कूलम्ब्स लॉ। ऑप्शन में गिवन है आपका फर्स्ट एम्पियर्स लॉ, सेकंड गिवन है ओम्स लॉ, थर्ड गिवन है फेराडेज लॉ, और फोर्थ गिवन है कूलम्ब्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, ओम्स लॉ है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और फेराडेज लॉ है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड लॉ कौन सा होता है, आपका कूलम्ब्स लॉ। तो आप ये कह सकते हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है, यानी कूलम्ब्स लॉ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाफ द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। यानी आपको कह रहा है कि ये आपके पास कोई दो चार्ज है, एक तो Q1 और एक Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तब इनमें फोर्स लग रहा है आपका F। अब आपको बताना है कि अगर इन दोनों चार्ज के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी कर दी जाए, R/2 कर दी जाए, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपको पढ़ाया गया है कि F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के।
तो अब अगर अपन देखें तो इस r को हाफ करेंगे, तो r को हाफ करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका r²/4। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 4 है, 4 से वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस रिलेशन के बेसिस पे ये कह सकते हो कि अगर डिस्टेंस को हाफ किया जाए तो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है आपके पास कि जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी आपके पास। तो ध्यान रखना बच्चों कि इस तरीके से अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा और डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। रीज़न आपका कि एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² होता है। यहाँ से आपका जो फोर्स है कह रहा है कि व्हेन r इज हाफ द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F1 अपॉन में F2 इज इक्वस टू R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब आपका R2 है उसकी जगह R/2 लिख सकते हो अपॉन में R का स्क्वायर। R से R गया, यह हो गया आपका 1/4। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा F2 इज इक्वस टू 4F1। तो ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन, यानी इनिशियल फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपके पास। इस तरीके से इसी पैटर्न पे आपको क्या कर सकता है कि डिस्टेंस को डबल कर सकता है। डिस्टेंस को डबल करना है तब आपके पास R2 की जगह क्या रख देना आपका 2R रख देना। ऐसे अगर आपको कहे कि अगर चार्जेज है उनको डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो चार्जेज को डबल कर दिया जाए तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा और चार्जेज को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 टाइम्स हो जाएगा आपके पास। तो ये तो हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ पे डिस्टेंस को वेरी करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन कह रहा है देर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम्स द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। ऑप्शन गिवन है आपको 1:5, 1:1, 5:1 और 1:25। तो आपका जो कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा कि ये 2 चार्ज हैं आपके पास। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करता है, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये आपका फोर्स हो गया F1। दूसरा ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो मान लिया अपने F2, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अब आपका इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है F1 है वो इक्वस टू होता है F2 के, और नेचर या डायरेक्शन में क्या होता है अपोजिट होता है। तो आप यहाँ से F1 रेशियो F2 निकालना चाहोगे तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कूलम्ब्स लॉ में अगर कोई भी 2 चार्जेज है उनके बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो पूछा जाए तो वो हमेशा रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। और इस बी ऑप्शन में आप कह सकते हो कि द सेम फोर्स विल एक्ट ऑन बोथ बॉडीज ऑल्दो देयर डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। यानी कहने का मीनिंग 2 चार्जेस के ऊपर जो फोर्स है वो सेम होता है, उनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है आपकी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Fg and Fe represent gravitational and electrostatic force respectively between electrons situated at a distance 10 centimeter. The ratio of is of the order of ऑप्शन गिवन आपको 10⁻22, 10, 1, 10⁻⁻41। तो देखो आपको गिवन एक तो Fg इज इक्वल टू क्या जानते हो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1 m2 अपॉन में r²। और Fe क्या कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में r²। अब आपको पूछा इनके दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो का आपके पास ऑर्डर क्या होगा। तो आप यहाँ से Fg अपॉन में Fe इज इक्वल टू लिख सकते हो Gm1 m2 अपॉन में K Q1 Q2। अब आपको क्या करना R² से R² तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास G की वैल्यू आप जानते हो, M1 M2 क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो M1 M2 भी जानते हैं, Q1 Q2 भी जानते हैं। सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻43। कैसे आया वो भी देख लो, अपना डिस्क्रिप्शन में अपना सॉल्यूशन है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन
पहले कहा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला लिख दिया एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। कहने का मीनिंग क्या हो गया आपने कि जो M1 M2 उसकी जगह आपने क्या रख दिया, एम ई रख दिया। नेक्स्ट आपका आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, और उसके लिए अपन ने लिख दिया एफ ई इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 की जगह अपन ने क्या रख दिया, ई रख दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो। यहाँ से अपन अगर दोनों का रेशियो डिवाइड करते हैं तो एफ जी अपॉन एफ ई बनता है जी एम ई का स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करके अपन ने जब सोल्व किया तो ये निकल कर आया 2.39 इंटू 10⁻43। तो यानी कि आपका जो फोर्स का ऑर्डर आ गया वो कितना आ गया, 10⁻43। अब इसी क्वेश्चन को आपको रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि अगर आपको एफ ई अपॉन एफ जी पूछता तब आपके पास ये ऑर्डर हो जाता 10⁻43। अब आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या दे सकता है, प्रोटॉन्स भी दे सकता है। तो प्रोटॉन्स है उसके लिए आपके पास क्या करना है कि मास प्रोटॉन का यूज लेना है, बाकी चार्ज तो प्रोटॉन पे भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the ratio of electrostatic and gravitational force acting between electrons and protons separated by a distance 5 into 10⁻11 meter will be charge on electron 1.6 into 10⁻19 coulomb, mass of electron is equals to 9.1 into 10⁻31 kg, mass of proton is equals to 1.6 into 10⁻27 kg, और g is equals to given है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और आपको ऑप्शन गिवन है 2.36 इंटू 10⁻39, 2.36 इंटू 10⁻40, 2.34 इंटू 10⁻41 और 2.34 इंटू 10⁻42। अब आपको वही पूछा है, इस बार क्या पूछा है, एफ ई अपॉन में एफ जी। और प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आए अपन एफ ई को लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन में जी को लिख सकते हैं जी M1 M2। अब ध्यान रखना आपका Q1 इज इक्वस टू क्यू ई मान लेते हैं, और Q2 इज इक्वस टू क्यू पी यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। M1 इज इक्वस टू मान लेते हैं अपन एम ई, और M2 इज इक्वस टू मान लेते हैं अपन एम पी। के और जी की वैल्यू जानते हैं, ये सब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अपना आंसर है। सॉल्यूशन में कहा है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एफ जी इज टू लिख सकते हो आप जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, M1 की जगह एम ई लिख दिया और M2 की जगह एम पी लिख दिया। ऐसे आपके पास सबकी वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद में जब सॉल्व किया तो एफ जी की वैल्यू आ गई 3.9 इंटू 10⁻47 न्यूटन। सेकंड अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू ई और क्यू पी जो का मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का वो सेम होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया एफ ई इज इक्वल्स टू 9.22 इंटू 10⁻8 न्यूटन। दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका जो एफ ई अपॉन में एफ जी का जो रेशियो आता है वो निकल कर आया 2.36 इंटू 10⁻39। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। इसका अपोजिट पूछे तो आपके पास -39 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपको क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछा गया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में कि आपके पास क्या आया, एफ जी आया। एफ जी से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसको लिख दिया मैंने ए जी से, और ये ए पी आया, ए पी से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसको लिख दिया मैंने ए ई से। तो ए जी निकालना है तो एफ जी अपॉन में क्या करोगे एम। अब किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन में निकालना तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन में निकालना तो प्रोटॉन का। इससे यहाँ पे भी क्या करोगे एफ ई अपॉन में क्या करोगे आप एम। तो आपका ध्यान रखना कि एफ ई की वैल्यू तो ज़्यादा आई है, एफ जी की वैल्यू क्या आई है, कम आई है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है
वो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपका इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या पूछा गया है, उसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण और एक किसके कारण पूछा गया है, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सेलरेशन से क्या होता है, आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आपके पास। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। द वैल्यू ऑफ q बाई m इज। ऑप्शन गिवन आपको l, सेकेंड ऑप्शन गिवन अंडर रूट जी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थर्ड ऑप्शन गिवन आपको पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन जी, और फोर्थ ऑप्शन गिवन आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन जी। कह रहा है कि आपके पास ये कोई दो पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है। इसका मास m है, चार्ज q है। इसका भी मास m है और चार्ज क्या है, q है। अब दोनों पे चार्ज सेम होने के कारण क्या होगा, रिपल्सन। तो इस पे अपना मान लो कि ये फोर्स लग रहा है Fe, और इसके मास के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लग रहा है, आपका Fg। अब क्वेश्चन में गिवन है आपको कि देयर डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो कहने का मीनिंग आप कह सकते हो कि Fg का जो मैग्नीट्यूड है वो Fe के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो आप यहाँ से Fg की जगह तो लिख सकते हो Gm1 m इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हो के क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया आपका, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्यू बाई एम की वैल्यू निकल कर आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे आया वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख लो इसका। डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन में क्या कह रहा है आपका कि दे विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ़ एफ जी का मैग्नीट्यूड एफ ई के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से एफ जी है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स है, जिसको अपन Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स है, जिसको Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर डिस्टेंस है जो 16 सेंटीमीटर गिवन है। अब अपना दोनों फोर्स इक्वल है, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। यहाँ से m1 m2 m के इक्वल गिवन है, Q1 Q2 Q के इक्वल गिवन है। दोनों को अपन ने सॉल्व किया तो आपके पास Q स्क्वायर बाई एम स्क्वायर निकल कर आया G इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या Q बाई एम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं आए तो मेरे को आप दोबारा पूछ लेना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द फोर्सेज बिटवीन टू स्मॉल स्पेयर्स विथ कांस्टेंट चार्ज इन एयर इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज। यानी आपका एयर से मीडियम में आपका जो फोर्स है उसका रेशियो पूछा है कि कितना होगा, 1:k, k:1, 1:k स्क्वायर, या k स्क्वायर रेशियो 1। अब आपको इसको क्या करना है, ढंग से याद रखना। अब आपको मैंने याद रखना कि जो आपका वीडियो लेक्चर पढ़ाया उसमें पढ़ाया मैंने एफ मीडियम इज इक्वस टू एफ एयर अपॉन में के। अब आपको पूछा यहाँ से एफ एयर अपॉन में एफ मीडियम, तो यहाँ से के को उधर ले गए तो के रेशियो क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से ये ध्यान रखना है कि एफ एयर से एफ मीडियम का रेशियो होता है के रेशियो 1, और एफ मीडियम टू एफ एयर अगर उल्टा पूछ लिया जाए तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तब आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। क्या कह रहा है,
कि एफ इज इक्वल टू जानते हो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और एफ बी यानी मीडियम में आपका हो गया Q1 Q2 अपॉन के 4πε0 आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा के रेशियो 1 आपके पास। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर repel each other by a force of 10 की पावर -4. When oil is introduced between the charges, the force becomes 2.5 into 10 की पावर -5. The dielectric constant of oil, यानी कि आपका क्या पूछा है कि एक तो मीडियम है और एक आपके पास क्या ऑयल है। अब आपको क्या पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, तो अभी अपन ऑप्शन देख लो पहले, तो क्या है 2.5, 0.25, 2.0, 4.0। अभी अपन पढ़ के आए हैं कि जो आपका एफ एयर अपॉन एफ मीडियम है वो क्या लिख सकते हैं, के रेशियो 1 लिख सकते हैं। तो एफ एयर तो कितना गिवन है 10 की पावर -4, एफ मीडियम कितना गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -5। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास। सॉल्यूशन देख लो, डी ऑप्शन है। क्या गिवन है अपन को, बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या लिख सकते हैं, एफ एयर अपॉन में एफ मीडियम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास एफ एयर है, एफ मीडियम 2.5 इंटू 10 की पावर -5, एफ एयर है वो 10 की पावर -4, दोनों की वैल्यू रखें तो के इक्वल्स टू 10 की पावर -4 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.0। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इफ ए कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 इज प्लेस बिटवीन देम द इफेक्टिव फोर्स विल बी। तो आपके पास क्या पूछा है कि आपके पास पूछा है कि आपका जो इफेक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा। तो अभी पढ़ के आए एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन में क्या होता है के, और आपको बताया गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसके लिए, आपका जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आप कह सकते हो कि इफेक्टिव एयर सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स इनफाइनाइट, सो फोर्स बिकम्स 0 आपके पास। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, +2 coulomb and +6 coulomb, two charges are repelling each other with a force of 12 Newton. If each charge is given of -2 coulomb, then the value of the force will be, ऑप्शन गिवन अपन को 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन और 0। तो आपको गिवन है Q1 +2 coulomb इनिशियली, और फाइनली Q1 डैश लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा +2 coulomb, और इसको कितना और दे दिया -2 coulomb और दे दिया, तो आपके पास चार्ज कितना हो गया 0। तो अगर आपके पास फाइनल चार्ज 0 है तो अपन जानते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है Q1 Q2 के। जब चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, रिजल्टेंट चार्जेज आफ्टर एडिंग दी -2 coulomb will be -2 + 2 बराबर 0 एंड -6 -2 coulomb इज इक्वल टू 4 coulomb। तो यहाँ से आपका एफ इज इक्वल टू हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर के 0 इंटू 4 इंटू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि फोर्स आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -Q सेपरेटेड बाई D is F when these charges are placed on two identical spheres of radius r is equals to 0.3 d whose center are d meter apart. The force of attraction between them is, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन एफ ई, इक्वल टू एफ ई, लेस देन एफ ई और लेस देन एफ ई आपके पास। तो अब आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपके पास क्या है, लास्ट के दो ऑप्शन है वो तो सेम है, यानी ये तो आपके पास अपन देखेंगे
फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में अगर देखें तो क्वेश्चन में गिवन है कि पहले आपका Q और ये -Q चार्ज है, इन दोनों को क्या किया अपन ने D डिस्टेंस पे रख दिया। अब ये जो दोनों चार्ज है अपन ने दो स्पेयर पे दे दिया, ये आपका फर्स्ट स्पेयर है और ये सेकंड स्पेयर, दोनों की साइज सेम है। इस पर आपने +Q दे दिया और इस पर क्या दे दिया -Q दे दिया। अब अपन को गिवन है कि इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है D, ये रेडियस और ये रेडियस है वो कितनी गिवन है 0.3D। तो यहाँ से देखें तो इन दोनों स्पेयर के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 0.4D आ गई। तब आप यहाँ से अगर देखोगे तो ये सेपरेशन डिक्रीज़ हो गया और सेपरेशन डिक्रीज़ हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन क्या हो जाएगा AP से। करेक्शन ऑप्शन ए है करेक्ट। और आपके पास सॉल्यूशन में कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द स्पेयर्स इज नॉट टू लार्ज एज कंपेयर टू their radius, so due to induction effect redistribution of charges takes place, hence effective charge separation decreases, so फोर्स इंक्रीजेज। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास स्पेयर के बीच की डिस्टेंस उसकी रेडियस के कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो तो आप कह सकते हो कि क्या कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इंडक्शन इफेक्ट। और इंडक्शन इफेक्ट के कारण चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेपरेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन if each charge is moved towards the other 0.1 meter by them the force between them will becomes। तो आपके पास यहाँ पे ये गिवन है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, पहले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.06 मीटर। फिर आपके पास इन दोनों चार्ज को अपन क्या करते हैं एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करते हैं, तब आपकी नई डिस्टेंस है वो 0.4 हो जाता है आपके पास। मुझे 0.4 और 0.6 का ध्यान रखना। अब आपको कह रहा है कि यहाँ आपका फोर्स है वो 5 न्यूटन का है, तो यहाँ बताना है। तो आप जानते हो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका R² के। तो यहाँ से F1/F2 = R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.25 न्यूटन आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 11.25 न्यूटन। सॉल्यूशन अगर देखना चाहो आप तो सॉल्यूशन में आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, यानी F1/F2 = R2/R1 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ से F1 5 गिवन है, F2 निकालना है। R2 की जगह 0.04 हो गया, R1 की जगह 0.06 सॉल्व किया तो F2 = आ गया 11.25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका two small conducting spheres of equal radius have charges +10 microcoulomb and -20 microcoulomb respectively and placed at a distance r from each other experience force F1 if they are brought in contact and separated to the same distance they experience force F2 द रेशियो ऑफ F1 to F2। तो बच्चों पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस क्या रखी है सेम, तो आप ये रिलेशन यूज में ले सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो पहले केस में तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास +10 माइक्रोकुलम इंटू -20 माइक्रोकुलम। अब जैसे अपन इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो आपको ध्यान रखना आफ्टर कांटेक्ट जो Q फाइनल हो जाता है वो Q1 + Q2 अपॉन में 2 याद रखना, आपके पास ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो यहाँ से Q1 तो +10 है और Q2 -20 है, दोनों का सम करेंगे तो -10 आ गया और -10 आ गया तो आपके पास /2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो F डैश या F1 और F2 यहाँ हो जाएगा -5 इंटू -5, दोनों को डिवाइड करते हैं आपका। तो यहाँ से तो ये गया आपके पास 2, यहाँ से ये गया 4, यह माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास -8:1। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन गिवन है 1:8, सेकंड गिवन है -8:1, थर्ड गिवन है आपके पास 7:1/7:2,
1:2 और फोर्थ गिवन है -2:1। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास है कि जब भी कोई दो स्पेयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो आपका जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स के साथ जो रेशियो बनाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका -8:1 हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर आप देखोगे इसका तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहोगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है, तो F1/F2 इजिकल्स टू Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2। पहले वाले में चार्ज था 10 और -20 और दूसरे वाले में चार्ज है -5 और -5। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? Q फाइनल इजिकल्स टू Q1 + Q2 अपॉन में 2। जब भी कोई दो स्पेयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो आपका जो फाइनल चार्ज है वो इस तरीके से क्या होगा? कैलकुलेट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C। आपको कह रहा है कि पहले दो चार्ज स्पेयर हैं, इक्वल रेडियस है और इक्वल चार्ज है, रिपेल ईच अदर बाय फोर्स F। तो अपन चार्ज अगर Q मान लेते हैं तो F इजिकल्स टू हो जाएगा KQ²/R²। अब आपको ये कह रहा है कि क्या किया, एक थर्ड स्पेयर लिया जो सेम शेप का है, पहले किसके साथ लिया? बी के साथ लिया। तो आपका उस टाइम पे जब उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो QB इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? Q/2। अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए Q1 + Q2 अपॉन में 2। अब आपके पास C के पास कितना चार्ज है? Q/2 और Q, और आपका जो थर्ड स्पेयर लेकर आए उसके पास भी कितना चार्ज है? आपके पास Q/2। तो अब आपका QC निकालेंगे तो QC इजिकल्स टू कैसे निकालेंगे? आपका Q/2, ये तो किसका हो गया? थर्ड स्पेयर का, अपॉन Q और डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 3Q/4। तब आपके पास F डैश इजिकल्स टू KQ/2 इंटू 3Q/4 अपॉन में R²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3F/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है F/4, 3F/4, F/8 और 3F/8। आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 3F/8। कैसे आया आपका वो भी देख लो। इनिशियली F इजिकल्स टू KQ²/R² है। फाइनली व्हेन ए थर्ड स्पेरिकल कंडक्टर कम्स इन कॉन्टैक्ट अल्टरनेटली विथ B and C then removed, so charges on B and C are Q/2 and 3Q/4 respectively। तो न्यू फोर्स आपके पास ये पहले स्पेयर पे था, आफ्टर कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा Q/2 और 3Q/4। तो आपके पास जो चार्जेस चेंज हो गए तो फोर्स की वैल्यू है, आप कह सकते हो नाउ फोर्स F इजिकल्स टू KQ/2 3Q/4 अपॉन में R²। यहाँ से आ जाएगा 3/8F। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्टैक्ट वर्ड आए तब आपके पास Q निकालने का फॉर्मूला होगा Q1 + Q2 अपॉन में 2 आपके पास। ये हो गया आपका 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 2 copper balls each weighing 10 ग्राम are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10⁶ atom is transferred from one ball to the other, Coulomb force between them is atomic weight given आपको कॉपर का 63.5 ग्राम। ऑप्शन गिवन अपन को 2.0 × 10⁻10 न्यूटन,
2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, 2.0 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन, 2.0 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मास तो गिवन है पर क्या नहीं गिवन, चार्ज नहीं गिवन। तो अपन पहले क्या करेंगे, चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे। और चार्ज की कैलकुलेशन के लिए कह रहा है कि आपका एवरी 10 की पावर 6 एटम है वो इलेक्ट्रॉन देता है एक। तो आपको पहले क्या निकालना है, 10 ग्राम जो आपका कॉपर है उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो अपन को क्या करना है कि इसके लिए थोड़ा मोल कंसेप्ट यूज में लेना है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास, कितना मास गिवन 10 ग्राम, तो 10 ग्राम मास में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो आपका पता है एक मोल में या 63.5 ग्राम में कितना होते हैं Na। तो 10 ग्राम में निकालेंगे तो आपके पास 10 अपॉन में 63.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.48 इंटू 10 की पावर 22, यानी ये इतने एटम आए। अब आपको कह रहा है कि ए 10 की पावर 6 एटम कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक। तो अपन निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन्स आपके पास। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉल्स, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 9.48 इंटू 10 की पावर 22, तो आपके पास टोटल है। और 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो आपके पास यहाँ से ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आ गए 9.48 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 22 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 16। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गेन्ड बाई ईच बॉल, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई पढ़ के आए। तो वहाँ से क्यू इज इक्वल टू हो गया आपके पास एन ई के फॉर्मूले से 9.48 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 1.6 इंटू, तो आपके पास हर बॉल पे चार्ज कितना गया 0.015 कूलम। अब आपका चार्ज आ गया, फोर्स निकालना है तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर जानते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी बॉल्स इज इक्वल टू निकाल सकते हो आप के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले से 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.015 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब अगर आपको क्या गिवन हो कि कोई मास गिवन हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज नहीं गिवन हो, तो सबसे फर्स्ट काम है आपका कि क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के बाद में क्या करोगे, आप चार्ज कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस L in air exert a force F on each other, then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by। कह रहा आपके पास जब डिस्टेंस r थी तब फोर्स F था। अब नई डिस्टेंस r डैश है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रख दिया। अब आपको बताना है कि r डैश की क्या वैल्यू हो कि फोर्स की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। आपके पास ऑप्शन गिवन है आपके पास आर बाई के, आर बाई अंडर रूट के और आर अंडर रूट के आपके पास। तो आपको गिवन है एफ एयर इज इक्वल टू होना चाहिए एफ मीडियम के। एफ एयर इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हो 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो Q1 से Q1 कट गया, 4 एप्सिलॉन नॉट से 4 एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, और यहाँ से आपके पास आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर इंटू के, या आर डैश इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो आर अंडर रूट के, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। सॉल्यूशन देखोगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। सॉल्यूशन सी ऑप्शन हो गया आर अपॉन अंडर रूट के। देखोगे तो फोर्स इन वैक्यूम इज एफ, सो बाय कूलम्ब्स लॉ
एफ इजिकल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0r² लिख सकते हो। सेकेंड, फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एफ मीडियम, सो कूलम्ब्स लॉ से अपन एफ मीडियम इजिकल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε इंटू आर डे का स्क्वायर। इप्सिलॉन एस क्या होते हैं, आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो इसको अपन इप्सिलॉन नोट। अब अपन को गिवन है एफ इजिकल्स टू एफ मीडियम, तो यहाँ से वैल्यू रख दी। Q1 से Q2 कट गया, 4π से 4π कट गया, और यहाँ से आपके पास बन गया 1 अपॉन इप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इजिकल्स टू 1 अपॉन इप्सिलॉन एस आर डे का स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ई एस इजिकल्स टू हो जाएगा इप्सिलॉन नोट के, तो आप ये वाली वैल्यू रखते हो तो 1 अपॉन इप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इजिकल्स टू 1 अपॉन इप्सिलॉन नोट के आर डे का स्क्वायर। इप्सिलॉन नोट से इप्सिलॉन नोट तो कट गया, यहाँ से आर स्क्वायर इजिकल्स टू बन गया आपका के आर डे का स्क्वायर। आर स्क्वायर इजिकल्स टू, अब आपको आर डे निकालना है तो आर डे इजिकल्स टू लिख सकते हो आप, के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आपका आर डे का स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में के, या आर डे इजिकल्स टू हो जाएगा आर अपॉन में आर डे इजिकल्स टू हो जाएगा आर अपॉन में अंडर रूट के। तो बच्चों जो मैंने सॉल्यूशन कराया उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो वो देखना कि आपके अपन ने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, जबकि इसको क्या करना, डिवाइड करना आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि टू स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग द चार्ज आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ फ्रॉम ए हुक। This arrangement is taken in space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two suspension and the tension in each will be, ऑप्शन गिवन है अपन को, ऑप्शन नहीं गिवन है इसमें, अपन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो क्या करोगे कि आपके पास ये कोई दो थ्रेड है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे, इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है। जब एयर होगा तब तो आपके पास mg फोर्स नीचे लगेगा, पर जैसे ही अपन क्या करेंगे, इसको कहाँ पे ले जाएंगे, सैटेलाइट में, जहाँ ग्रेविटेशनल इफेक्ट है नहीं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो कुछ टाइम के बाद में ये बॉल एक दूसरे ऐसे अरेंज हो जाएगी। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो तो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अब आपका टेंशन निकालना, तो इसमें टेंशन टी इधर आएगा, और इसके कारण फोर्स इस पर इधर लगेगा, तो T इजिकल्स टू इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4π इप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपके पास L और ये भी L, तो मिलके कितनी हो जाएगी 2L का होल स्क्वायर। आपका यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, द पोजीशन ऑफ बॉल इन दिस सैटेलाइट विल बिकम्स एज शोवन इन फिगर। तो अपन को गिवन है ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ तो ये एल और ये एल, तो एंगल तो कितना हो गया 180 का, और फोर्स एफ इजिकल्स टू पी अपन ने कैलकुलेट किया, तो एंगल थीटा इजिकल्स टू 180 हो जाएगा, और फोर्स है वो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2L का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास था ये। तो बच्चों ये अपने क्वेश्चंस थे जो अपने कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड थे। कुछ और क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के, वो मैं फाइनल में जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे, अपनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट या किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो या पूछ सकते हो। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।